हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सचिन जी क्लासेज के ऑफिशियल चैनल पर। आज आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ एमटीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ बहुत बेहतरीन सवाल, जिसमें से आपके अर्थमेटिक के ज़्यादा सवाल हैं। अगले वाले वीडियो में एडवांस के कुछ ज़्यादा अच्छे सवाल लेके आऊँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मोटिवेशनल लाइन्स हो जाएँ। कुछ बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर नहीं भरते। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया होगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन में है, कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 11 की जो विभाज्यता अगर हम लोग चेक करते हैं, विभाज्यता कैसे जानेंगे, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जो कोई भी संख्या लिख लेते हैं। मान लो यहाँ पर संख्या लिखी है, पहला ऑप्शन 80, 97, 81। तो इसको कैसे आप ज्ञात करोगे। आप इकाई के अंकों को आपस में जोड़ोगे और दहाई के अंकों को आपस में जोड़ोगे। अगर जोड़ने पे अगर संख्या में जो हमारा शेषफल 0 आए, 11 आए और 22 आए और 33 आए, तो अगर इस तरीके से शेषफल आएंगे तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। अगर ये नहीं आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 8 + 9 + 8, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 17, 17 और 8 होता है हमारा 25। और अगर इधर देखेंगे तो 0 और 7 और 1, 7 1 8। तो अगर हम 25 और 8 को घटाते हैं तो हमारे पास संख्या बचती है, हमारे पास बचती है 17। तो जो कि 17 जो है हमारा 11 से नहीं कटता है। अगर इस तरीके से जब आप सारे ऑप्शन को चेक करोगे तो सबसे अंतिम वाला ऑप्शन आप देखोगे तो क्या है, 9 6 3 3 9 1। इसमें क्या है, अगर आप यहाँ से देखोगे 9 3 12, 12 9 21, 21 21, 21 में से क्या घटा देंगे, 6 3 9 1 10, 21 में से 10 घटा देंगे तो क्या बचता है 11। यानी कि अगर शेषफल 0 11 22 33 ऐसा आएगा तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। चलिए आप सभी के सामने अगला सवाल है a³ + b³ का। a³ + b³ का फार्मूला होता है, a³ + b³ का फार्मूला होता है a + b, एक ब्रैकेट में a² - ab + b²। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ है, a³ + का b³ और नीचे लिखा हुआ है a² - का ab और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस का b²। अगर आप देखेंगे तो अगर हम इस वाले को फार्मूले को इस तोड़ के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, a + b और एक ब्रैकेट में आ जाएगा a³ a² - का ab और प्लस का b²। तो इस वाले से ये वाला हमारा कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a + b। तो a हमारे पास था 0.1 और b हमारे पास है 0.3। इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 0.4। तो ऑप्शन हमारा डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है, 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गए। अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो इसमें औसत आयु कैसे निकालेंगे। देखो 25 व्यक्तियों की जो औसत आयु है 28 वर्ष है। 25 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। तो औसत का एक फार्मूला होता है, औसत बराबर हमेशा होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो 25 व्यक्ति जो पहले थे उनमें उनकी औसत आयु 28 वर्ष है। अब 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति समूह में शामिल हो गए। यानी कि 25 की औसत आयु वाले जो 5 लोग हैं वो अगर इसमें शामिल हो जाते हैं, 25 की औसत आयु वाले लोग, तो मुझे ये बताइए अगर 5 लोग जो हैं 25 उम्र के हैं, अगर 3 क्योंकि हर एक व्यक्ति में 3 की कमी आ रही है तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी, 15 की कमी होगी। 15 की कमी टोटल कितने लोगों में होगी, 25 और 5 करेंगे 30 लोगों में 15 की कमी हो रही है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास 0.5 की कमी हो रही है। यानी कि अगर हमारा जो नया औसत होगा 28 में से 0.5 को घटा देंगे तो हमारा नया औसत बनेगा 27.5। तो हमारे अगला जो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 27.5 वर्ष। चलिए अगला क्या कहा जा रहा है। अगला सवाल है, 6300 को x y z के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि x और y का अनुपात 7:5 और y अनुपात z का अनुपात 4:3 होता है। y के हिस्से में कितनी धनराशि आई। तो देखिए 6300 रुपए हैं, इनको 3 लोगों में हमें बांटना है, x y और z में बांटना है। और हमें अनुपात बताया जा रहा है x और y का जो अनुपात है, x अनुपात y जो है वो है 7:5, y अनुपात जो z है वो हमारे पास है 4:3। तो हमारे पास अलग अलग अनुपात है, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, x और y और z का अनुपात निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं,
यहाँ पर जेड का जो जेड का है, जेड का गुणा वाई से करेंगे, जेड का गुणा वाई से और एक्स का गुणा वाई से। ध्यान रखना, अगर देखो यहाँ पे जो कॉमन होता है उसी में से इनका गुणा करते हैं। जैसे जेड का गुणा वाई में करेंगे तो जेड का गुणा अगर वाई से आप करते हो तो जेड हमारे पास कितना है 3 है और वाई कितना है, वाई हमारे पास 5 है, 5 3 15, ये हो गया वाई। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एक्स का गुणा किससे होगा, वाई से होगा। तो एक्स यहाँ पर वाई कितना है 4 है तो 7 28, ये हो गया हमारे पास एक्स जो है हमारे पास 28 आ गया। इसके बाद बचा क्या वाई, तो वाई का अगर गुणा हम वाई से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, वाई का गुणा 4 5 20, यानी वाई जो है वो 20 हो जाएगा और जेड हमारे पास कितना है 15। अब अगर इनका देखेंगे, अगर ये किसी संख्या से कट रहे हैं तो कट जाएंगे, नहीं तो फिर यही हमारा औसत हो जाता है। तो ये संख्याएं किसी भी संख्या से कट नहीं रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका कुल योग बटे कुल योग करके उसका जिसका पूछा जा रहा है उसका निकाल देंगे। तो हमसे पूछा किसका जा रहा है, वाई के हिस्से में कितनी धनराशि आई, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं कि 6300 बटे में हम लिखेंगे 28 प्लस 20 प्लस 15 और गुणे में टोटल लिख देंगे। गुणे में हमको वाई का निकालना तो गुणे में 20, तो 28 और 15 कितना होता है, 28 और 15 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 43 और 43 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63, यानी कि हम इससे को ऐसे लिख सकते हैं 6300 बटे 63 गुणे 20। 63 से अगर काटेंगे तो 63 कट जाएगा और 20 का गुणा हम एक अगर 100 से कर देंगे तो हमारे पास आता है 2000 रुपए। कितना आता है 2000, तो वाई के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी 2000। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि 29 की संख्या का 0.8% है, 29 की संख्या का 0.8% है। तो हमारे पास संख्या कितनी 29 और कुछ क्या कहा जा रहा है कि ये किस संख्या का 0.8% है। हमने मान लिया x संख्या का ये 29 जो है 0.8% है, तो यानी कि x का 0.8% बराबर 29 है। तो अगर ये गुणा में कहां पर आती है, भाग में आएगी, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.x बराबर 29 बटे 0.8 और प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो अगर हम इसको काटना शुरू करेंगे तो अगर इसको हम 8 से अगर इसको काटते हैं तो ये आता है 12.5 और 12.5 का अगर हम 29 से अगर भाग करना चाहें तो इसको ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, यानी कि 30 माइनस 1 और गुणे में हमारा 125, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो 125 का अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो आ जाता है 375 और माइनस का 125, माइनस का 125 में कर लेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 36, यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से बचेगा 4 में 2 गया 2 और यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, तो 36 25 आपका ऑप्शन 3625 आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है आपका, एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 के बिल पर 30% और 20% की छूट प्राप्त करता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए, अगर जब क्रमागत छूट मिल रही है तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। तो अगर हमारे पास पहले अगर अंकित मूल्य दिया गया है, हमें कोई भी चीज दी गई है कि कितने रुपए का हमें छूट मिल रही है, अगर 1250 की छूट मिल रही है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1250 में 30% की छूट मिलेगी तो हमारे पास बचेगा कितना, 70% बचेगा, 70 बटे 100। इसके बाद कह रहे 20% की छूट मिलेगी, यानी कि 20% अगर 100 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 बटे 100। यही निकाल लेंगे, यही पर हमारे पास वो संख्या आ जाएगी जो हमारे उसे देना होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम निकालते हैं तो एक जीरो से ये वाला जीरो, एक जीरो से ये वाला, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो काट लेते हैं। इसके बाद अगर हम करते हैं तो यहाँ से 5 से इसको काट लेते हैं तो 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे ये 4 बार कट जाएगा, 25 चौको 100 और 100 से अगर 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 700। कितना हो जाएगा, 700। तो उसे 700 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा ना। अब अगर सुनो से, अगर इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, अगर हमारे पास 2 क्रमागत छूट मिल रही हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक नई छूट निकाल सकते हैं। तो मान लो 2 छूट मिल रही है तो क्या लिखेंगे इसको, 30 और प्लस का 20 माइनस का यहां से लिख सकते हैं 30 गुणे 20 बटे में 100। यहां से इसको काट लेंगे, इसका बचेगा 3 दूनी 6। अगर 30 20 50, 50 में से अगर मैं 6 घटा देता हूं तो हमारे पास कितना बचेगा, 44%। कितना बचेगा, 44%, यानी कि 1250 में 44% की छूट मिल रही है। यानी 1250 में अगर 44 की छूट मिल रही है तो देना कितना पड़ेगा, 56% देना पड़ेगा। कितना परसेंट देना पड़ेगा, 56% देना पड़ेगा। मैं 0 से यहाँ पे इसको काटूंगा तो यहाँ पे 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ से 25 आ जाएगा और यहाँ से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो हमारे 2 से इसको काटा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 16, 25 और 28 है ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 25
और इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 गुणे 25 प्लस 3, क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 3। 25 कहाँ है बताया, स्क्वायर कितना होता है 625, 25 3 75, यानी यहाँ से भी क्या निकल के आएगा 700, क्या निकल के आएगा 700। ठीक है, तो चाहे आप इस तरीके से भी निकालें, क्योंकि इसका ये फार्मूला होता है जब दो क्रमांक छूट मिल रहे हो तो उसकी संभावना जो छूट निकालते हैं तो क्या होता है x प्लस वाई एक्स वाई अपन 100, ये वाला फार्मूला होता है। अगर आपको अंकित मान पता है तो आप डायरेक्ट भी इस तरीके से चीजों को लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक राशि पर 5% की प्रतिवर्ष की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज 65.5 रुपए है, राशि का मान क्या है। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक राशि पर 5% की दर से, ध्यान रखना कि अगर 6 महीने का अगर जो ब्याज है, 6 महीने का जो ब्याज है, साधारण ब्याज में जो है ब्याज एक साल में जितना होता है दूसरे साल भी वही रहेगा, तीसरे साल भी वही रहेगा, चौथे साल भी वही रहेगा। तो अगर 6 महीने का ब्याज 65.5 रुपए है, तो अब मैं अगर बात करूं, अगर एक साल की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर 6 महीने में 65.5 मिल रहा है तो अगले 6 महीने में भी 65.5 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि हम ये कहेंगे अगर एक साल की बात करेंगे तो ये हमारे पास एक साल में कितना हो जाएगा 131 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 131 रुपए ब्याज मिलेगा। अगर साल में 131 रुपए ब्याज मिल रहा है तो हमारे पास दर कितनी है 5 है, समय हमारे पास कितना 1 है, और हमारे पास मतलब ब्याज हमारे पास कितना है, क्योंकि एक जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 ये होता है फार्मूला। तो ब्याज हमारे पास कितना आ गया 131 पूरे साल का है ना, और हमारे पास मूलधन हमें पता नहीं, मूलधन हमको निकालना है। ठीक है, और हमारे पास दर कितनी है, दर हमारे पास 5% की, समय हमारे पास एक साल का है, और हम यहाँ पे लिखेंगे 100। अगर 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये कितने से कट जाएगा 20 बार कट जाएगा, और 20 से इसका गुणा कर दोगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया 2620 रुपया। 2620 रुपया हमारा मतलब वो धनराशि होगी। अगर इसको हम डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे इसको, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 65.5 रुपये 6 महीने का ब्याज है, तो आपकी जो रेट होती है वो हमेशा क्या हो जाती है आधी हो जाएगी। अगर 6 महीने की बात होगी तो दर जो है हमारी आधी हो जाती है, यानी हम ये सीधा कह सकते थे कि 65.5 रुपए जो है वो 2.5% के बराबर है, और हमें कितना निकाला, हमें 100% निकाला, हमें मतलब 100% का मान हमें चाहिए। अब जो हमारा मूलधन होता है वो हमें 100% होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे दशमलव से हमने दशमलव को कैंसिल कर दिया, 25 से इसको काटेंगे तो 25 गुना 25 से कटेगा नहीं, 25 से हम इसको काट लेते 25 को 100। ठीक है, अब 4 से इसका काट के इससे गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 2 22, और 4 से 24 2 26, 2620 रुपये आपका मूलधन आराम से आ जाएगा। तो डायरेक्ट ही भी चीजों को कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या कह रहे हैं 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 20 आदमी कितने दिनों में 20 दिनों में पूरा, मतलब कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे 15 आदमी। देखो इसमें बस एक ही फार्मूला याद रखना है, MDH बराबर M1D1H1, इस फार्मूले से ही हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालना है, जो क्या कहा जा रहा है 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 आदमी जो है 15 आदमी मिलकर के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 20 गुणे हमें दिन निकालना, तो मान लेते हैं डे। अब इसी को हल कर लो, 0 से मैंने इसको काट दिया। ठीक है, अब 2 से अगर इसको 15 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 7.5, तो 7.5 दिन में 20 आदमी उस काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आज बस आखिरी सवाल लेते हैं, इसके बाद फिर अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आखिरी सवाल ये है कि पूछा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 36√3 है, 36√3 है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि भुजा क्या होगी, तो हमें ये पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का, वो होता है √3/4, और भुजा स्क्वायर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो हमें तो क्षेत्रफल तो पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 36√3 बराबर √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, अगर हम 4 से बात करेंगे तो 4 से इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और √3 से अगर हम करके काटते हैं तो इसको √3 से हम इसको
काट सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 और 36 को देखेंगे तो इसमें यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये अगर ये 6 का है और ये 2 का है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 2 गुणे 2। अगर हम इसका निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 और गुणे 2 यानी 6 दूनी 12, यानी कि हमारा जो भुजा का जो भुजा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। देखिए कहने का मतलब ये था, यहाँ पे लिखा हुआ है 36√3 बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखो √3 से √3 को काट लिया, 4 से गुणा करना है हमको 36 का, 4 से गुणा करना है 36 का, तो 36 गुणे 4 करेंगे तो आएगा 144 बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर इधर है तो इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। किसका है, 12 का स्क्वायर। ये क्या है, भुजा का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर आ जाएगा हमारे पास 12। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो देखो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, और इस तरीके से इस चैनल पे आते रहिए और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।